So hello students, welcome to Adda JEE and NEET and yes the discussion continues. Digestive system हमारी discussion चल रही थी और आज के discussion में हम digestive system के जो बाकी के parts हैं जैसे stomach, intestine, whether it is small intestine, large intestine, anus or its vermiform appendix or the process of digestion within buccal cavity, within the stomach, within small intestine, how the fecal matter यानी कि जो मल है कैसे वो परिवर्तित होती है ठोस अवशेष से जो कि बड़ी आंत में एक भाग होता है जिसे उंडूक के नाम से अंग्रेजी में सीकम के नाम से जानते हैं। ये सारी प्रोसेस हम समझेंगे। तो गाइस जल्दी से गुड इवनिंग यश शर्मा, गुड इवनिंग। न्यू रेगुलर स्टूडेंट है, वेलकम वेलकम यश, वेलकम गौरव सर। प्लीज जब आप डायग्राम एंड लेबलिंग कंप्लीट कर लें तो एक बार स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दीजिएगा। बिल्कुल बच्चे, एकदम आपको टाइम दे दिया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि रोजाना जो बच्चे रेगुलरली हमारे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं उनको प्रॉपरली हर एक बात समझ में आ रही है। बेटा डे 1 से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, बिकॉज जो आप खुद समझ के नोट्स बनाते हैं ना उससे बेहतरीन नोट्स दुनिया के किसी दुकान में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कंपनी में, किसी पब्लिशर ने नहीं बनाया। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए तो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी टॉपिक चल रही थी और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बक्कल कैविटी के अंदर टीथ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। अब हम बात करेंगे टंग के बारे में। अब टंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो टंग इज नॉट जस्ट अ मस्क्यूलर ऑर्गन, सिर्फ एक मस्क्यूलर ऑर्गन नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स यानी ग्राहियां भी पाई जाती हैं। उनके बारे में एक एक करके थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले टंग। टंग सबसे पहले इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। The first statement that we can write about tongue is it is a muscular organ. Remember students, you are going to be those particular individuals who are going to serve the society with proper information and proper diagnosis. तो जब आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आप ट्रीट कर रहे होते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी भी अनदेखी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। तो व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, रिमेंबर कि आपकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है। सिलेक्शन तभी होने वाली है जब आप अपने आप को एक डॉक्टर या सर्जन माने और आप ये समझें कि अगर ऑपरेशन के दौरान मैं किसी वेन को, किसी आर्टरी को नहीं पहचान पाया, किसी आर्टरी को वेन के साथ लाइगेट कर देता हूं तो उससे पेशेंट की जान जा सकती है। किसी पर्टिकुलर इंसिजन यानी कट को मैं क्लोज ढंग से नहीं करता हूं तो वहां पे ओडिमा हो सकती है। इट कैन लीड टू इन्फेक्शन, सिरोसिस, जिसके कारण पूरे कारण आप हो सकते हैं। तो उस तरीके से आप अपने स्टडी को करोगे ना, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस एग्जामिनेशंस, तो आपसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक चीज को प्रॉपर्ली समझो, जहां ना समझ में आए पूछिए। दिस इज हाउ वी लर्न। टंग इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, पहली बात। दूसरी बात, इट इज एन ऑर्गन ऑफ स्पीच। इसके मदद से हम बोल पाते हैं। इट इज एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट इज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। स्वाद इसी के वजह से आता है। स्वाद जो है वो टंग के वजह से आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें तो पूरे दिन में ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 24 आवर्स आपके टीथ के ऊपर ब्रश आप मैक्सिमम 2 बार करते होंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल तो एक टाइम ही सुबह करते हैं। लेकिन अगर आप अपने टंग को ध्यान से देखो तो पूरे 24 घंटे में पता नहीं कितने हजार बार वो आपके टीथ के ऊपर रोल करता रहता है, एक ब्रश की तरह काम करता है। तो वी कैन मोस्ट कन्वीनियंटली राइट दैट इट एक्ट्स एज अ ब्रश। इट एक्ट्स एज अ ब्रश ओवर आवर टीथ। It acts as a brush over our teeth.
तो ये अगर मैं टंग के बारे में कुछ बातें लिखूं तो ये 3-4 बातें मैं लिख पाऊंगा कि इट इज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इट इज एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, इट एक्ट्स एज अ ब्रश ओवर आवर टीथ, एंड एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका यह भी है कि जिह्वा के मदद से ही, जीभ के मदद से ही हम निगल पाते हैं। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्वॉलोइंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्वॉलोइंग। निगलने के लिए जिम्मेदार अगर कोई तंत्र, कोई ऑर्गन है तो वो कौन है? हमारा जिह्वा है। नाउ अगर एक टंग को हम डायग्रामेटिकली देखें तो टंग दिखता कैसा है? कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। टंग के पीछे वाले हिस्से में जो टेस्ट बताई जाती है वो बिटर यानी कड़वा बताया जाता है, वो बिटर यानी कड़वा बताया जाता है। वही ठीक इसके बगल में, ठीक इसके बगल में ये जो दो हिस्से होते हैं, दो जो रीजन होते हैं, उसमें बताया जाता है कि यहां खट्टेपन का स्वाद है यानी टैंगी टेस्ट है। तो दिस इज अ रीजन ऑफ टैंगी टेस्ट, TANGI। टैंगी मतलब खट्टा, खट्टा, ठीक है। इसके बगल में ये वाला जो हिस्सा है, इसके बगल में ये वाला जो हिस्सा है, ये है खारेपन का यानी सावर टेस्ट, नमकीन, नमकीन या खारा, नमकीन या खारा, आप कुछ भी कह सकते हो, नमकीन या खारा। और जो सबसे आगे वाला जो ये हिस्सा होता है, जो सबसे आगे वाला ये हिस्सा होता है, इसमें बताते हैं कि ये जो स्वाद है इसमें मीठेपन का स्वाद है, स्वीट यानी मीठा स्वाद है। स्वीट यानी मीठा स्वाद है। अब अगर टंग के पूरे हिस्से को अगर आप देखो आईने के पास जाके, तो टंग के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे उभरे हुए कण आपको दिखते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बहुत ही छोटे छोटे, माइन्यूट कह सकते हो, बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे आपको उभरे हुए कण, पार्टिकल्स दिखते हैं इस सरफेस पे। किस सरफेस पे? तो टंग के अपर सरफेस पे। तो जिह्वा के ऊपर वाले हिस्से में, जिह्वा के ऊपर वाले हिस्से में जहां पे ये स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स मौजूद हैं, वो कहां दिखते हैं? तो टंग के अपर सरफेस पे, टंग के अपर सरफेस पे। तो दिस इज हाउ आवर टंग लुक्स लाइक। आईने के पास यानी मिरर के पास जाके आप अपने टंग को देखें तो आपका टंग हूबहू ऐसा ही नजर आएगा और उभरे हुए कुछ कण आपको दिखेंगे। दे आर टेस्ट बड्स, दे आर व्हाट? दे आर टेस्ट बड्स। इन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं, इन्हें हम टेस्ट बड्स कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स कहते हैं। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए। दया कुमार गुड इवनिंग, ज्योति दबास गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गौरव सिंह नमस्कार, राजेश जी नमस्कार। नोट करिए। शेयर द सेशन एट द मैक्स यू कैन। मोहसिन वानी वेलकम, वेलकम भाई। जो नए हैं उनको वेलकम। देखते रहिए और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं नोट करते रहिए। नेक्स्ट, अगर मैं इसी पे टंग का डोर्सल सरफेस दिखाऊं, अगर मैं इसी डायग्राम पे
टंग का डोर्सल सरफेस यानी पीछे वाला हिस्सा दिखाऊं तो ये देखिए, जो जिह्वा होती है ऐसा थोड़ी है कि यहीं खत्म हो जाती है, जिह्वा यहीं खत्म नहीं हो जाती है। अब अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा देखा होगा, तो जो बाउंड्रीज पे होते हैं ना, इस हिस्से में जो होते हैं, वो थोड़े ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। प्रोमिनेंट होने का मतलब थोड़े ज्यादा उभरे हुए दिखते हैं। जो जिह्वा के आगे वाले हिस्से में और साइड वाले हिस्से में उभरे हुए कण यानी टेस्ट बड्स होते हैं, वो थोड़े बड़े और उभरे हुए दिखते हैं। हाँ या ना? कमेंट में जवाब दीजिए। आप कितना समझ रहे हैं उसका रिप्लाई भी मुझे चाहिए। आप अगर टंग के साइड वाले हिस्से में देखें तो इस साइड वाले हिस्से में आपको ज्यादा उभरे हुए कण नजर आते हैं। हाँ या ना? अगर आप आईने के पास जाके, या फिर आप अभी भी देख सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि टंग कहीं और रखा हुआ है, आपने अलमारी में बंद करके रखा हुआ है, आप अभी भी चाहें तो आईने के पास जाके देखेंगे तो टंग के साइड वाले हिस्से में ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, उभरे हुए पार्टिकल्स दिखते हैं। हाँ या ना? सर लास्ट में क्वेश्चंस, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, टेंशन ना लीजिए। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? पैपिला कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पैपिला कहते हैं। अब कौन से पैपिला ये कहलाते हैं? तो जो बाहर की तरफ हैं इन्हें हम फंगीफॉर्म पैपिला कहते हैं। फंगीफॉर्म पैपिला कहते हैं। फंगीफॉर्म पैपिला कहते हैं। ठीक है। और जो अंदर की तरफ है उसे हम फिलीफॉर्म पैपिला कहते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला कहते हैं। पैपिला मतलब टेस्ट बड्स। पैपिला मतलब टेस्ट बड्स। ठीक है। इसके बाद टंग के पीछे वाले हिस्से में यहां पे एक बाउंड्री होती है। देखो, अगर टंग के दो हिस्से को मैं अलग अलग करके दिखाऊं, टंग के दो हिस्सों को मैं अलग अलग करके दिखाऊं, ये तो नोट कर लिया होगा, इसको मिटाता हूं। ठीक है। तो टंग का दो पार्ट है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो इस पार्ट का नाम है ओरल पार्ट और इस पार्ट को हम कहते हैं फेरिंगियल पार्ट। फेरिंगियल पार्ट। फेरिंगियल पार्ट क्यों? क्योंकि ये जो जंक्शन है, दिस जंक्शन, इट इज द जंक्शन ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट। ये तीनों का जंक्शन ये ग्रसनी है। तो जो पीछे वाला हिस्सा है, जिह्वा का जो पीछे वाला हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? फेरिंगियल पार्ट कहते हैं। और अग्रम जो हिस्सा है, आगे की तरफ जो सरफेस आपको दिख रही है, दैट इज ओरल पार्ट। ओरल पार्ट वो है। ठीक है। पीछे ये जो बाउंड्री आपको दिखती है, इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस, इसे हम क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। ध्यान से समझिएगा, एक एक लेवलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग रविका जी, गुड इवनिंग। और पीछे की तरफ अगर आपने टंग को कभी टॉर्च जला के, किसी को करा के अगर पीछे की तरफ टॉर्च जला के देखा होगा, या कभी उंगली अगर पीछे की तरफ, बहुत लोगों की आदत होती है ना, वॉमिटिंग नहीं हो रही होती है तो अंदर उंगली डाल डाल के वॉमिटिंग करते हैं। तो पीछे की तरफ कभी अगर आपने भी अगर ट्राई किया होगा तो आपको खुरदुरा सा सरफेस फील हुआ होगा। पीछे की तरफ, टंग के पीछे वाले सरफेस में आपको थोड़ी सी खुरदुरीपन, थोड़ा सा इरेगुलर सरफेस फील हुआ होगा। उस इरेगुलर सरफेस को हम क्या कहते हैं? उस इरेगुलर सरफेस को हम क्या कहते हैं? तो पीछे जो बनी होती है वो कुछ यूं बनी होती है। एंड दिस इज कॉल्ड लिंगुअल टॉन्सिल। इसे हम
लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। टॉन्सिल भी अभी जितने प्रकार के हैं सारे बताऊंगा। इसे हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं, इसे हम लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं। और जो बीचों बीच है वो फिलीफॉर्म, जो साइड में है वो फंगीफॉर्म, और ये है सल्कस टर्मिनलिस। और सल्कस टर्मिनलिस के ठीक पहले यहां पे होता है सर्कमवैलेट पैपिला। सर्कमवैलेट पैपिला, गोल गोल टेस्ट बड्स बड़े बड़े होते हैं पीछे की तरफ। मतलब सल्कस टर्मिनलिस के ठीक पहले यहां पे क्या है, यहां पे है सर्कमवैलेट पैपिला। इस टेस्ट बड का नाम है सर्कमवैलेट पैपिला। इसको मैं यहां लेबल कर देता हूं, सर्कमवैलेट पैपिला। रिमेंबर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आपको एनसीईआरटी के हर एक सेक्शन को पूरे तरीके से उधेड़ के पढ़ना होगा। देन ओनली यू विल बी कंप्लीटिंग दिस एंटायर पार्ट। तो दिस इज टंग, जल्दी से करिए, नोट कर लिया। अब अगर ये नोट कर लिया तो अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें लिखिएगा। वो ये कि थ्री टाइप्स ऑफ पैपिला आर फाउंड, थ्री टाइप्स ऑफ पैपिला आर फाउंड on the upper surface of the tongue, also known as, जिनको और किस नाम से जानते हैं, also known as gustatory receptors, gustatory receptors और टेस्ट बड्स। इन्हीं को हम स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स कहते हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ पैपिला, तीन तरीके के पैपिला पाए जाते हैं टंग के डोर्सल या अपर सरफेस पे, एंड उन्हें हम क्या कहते हैं, गस्टेटरी या टेस्ट बड्स कहते हैं। अब एक एक करके तीनों के बारे में लिख लेंगे। तीन तरीके की जो पैपिला हमने देखी वो कौन कौन से थे। एक थे फंगीफॉर्म पैपिला, एक है हमारी फिलीफॉर्म पैपिला, एक है हमारा सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला। ये तीन तरीके की पैपिला हमने सीखी, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, फिलीफॉर्म पैपिला इज ऑल्सो नोन एज कोनिकल पैपिला। इसे हम कोनिकल पैपिला के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, कोनिकल पैपिला के नाम से भी जानते हैं, ड्यू टू इट शेप। नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ बातें लिखते भी हैं, सीखते भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फिलीफॉर्म पैपिला के बारे में। फिलीफॉर्म पैपिला के बारे में, तो फिलीफॉर्म पैपिला के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात, इट इज ऑल्सो नोन एज कोनिकल पैपिला। इट इज ऑल्सो नोन एज कोनिकल पैपिला। दूसरी बात, इट हैज अ
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह आकृति होती है। इट हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह आकृति होती है। Filiform, that is fungiform, sorry. That is fungiform, na? Fungiform. It has a small oval spherical or conical structure. हाँ, इसकी खास बात यह रहती है कि इट इज पिंक कलर्ड, ये गुलाबी रंग की होती है। इट इज पिंक कलर्ड, इट इज पिंक कलर्ड। तो फिलीफॉर्म पैपिला जो है, जिसे हम कोनिकल पैपिला भी कहते हैं, ये छोटा होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल भी हो सकता है या फिर कोनिकल भी हो सकता है, और ये गुलाबी रंग के होते हैं, ये गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं सारे, सुन रहे हैं सारे? पैपिला होता क्या है? एक मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, और पैपिला हो गया उसका एकदम मतलब सुपरफिशियल लेयर, सबसे ऊपर वाला जो सतह हो गया वो उसका सुपरफिशियल लेयर हो गया। अब अगर फिलीफॉर्म की बात करें तो इट इज present on almost entire surface area. और सबसे जरूरी और खास बात ये जरूर मेंशन करना ना भूलिएगा कि इट इज डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, इट इज डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स। तो जो स्वाद आता है ना आपको, जो स्वाद आता है आपको, वो टंग के किस हिस्से में आता है? तो ये देखिए, ये फिलीफॉर्म पैपिला है और ये फंगीफॉर्म पैपिला है। तो फिलीफॉर्म पैपिला ही सबसे ज्यादा, बीच वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा वही है, बीच वाले टंग के हिस्से में सबसे ज्यादा जो पैपिला है वो कौन सा है? फिलीफॉर्म पैपिला। और ये लगभग पूरे टंग पे ही होता है, लेकिन इनमें स्वाद ग्रंथियां नहीं होती, गस्टेटरी रिसेप्टर्स नहीं होते। ये एक ऐसा लेयर है जिसके ऊपर टेस्ट नहीं है, रिसेप्टर्स वो नहीं है, वो ग्राहियां नहीं है। लेकिन जब हम फंगीफॉर्म पैपिला की बात करेंगे तो इसी पे देखिए, पीछे की तरफ बिटरनेस है, इधर खट्टापन है, इधर नमकीन है और आगे की तरफ मीठापन है। बीच में हल्की हल्की स्वाद इसलिए आती है क्योंकि कुछ कुछ पैपिलाज इनके फंगीफॉर्म पैपिला के फिलीफॉर्म पैपिला से मिले हुए होते हैं। अदरवाइज बीच में जो रिसेप्टर्स हैं वो टैंगो रिसेप्टर्स हैं, जिसे हम स्पर्शग्राही या ससेप्टेबल टू टच कहते हैं। तो मिडिल पार्ट ऑफ टंग कंसिस्ट्स ऑफ टैंगो रिसेप्टर्स, ध्यान रखिएगा, टैंगो रिसेप्टर्स, दैट मीन्स ससेप्टेबल टू टच, ससेप्टेबल टू टच, susceptible to touch. These are tango receptors. Clear है? नोट कर रहे हैं आप सारी बातें? इकबाल शेख, रविका साही, गौरव सिंह, यश शर्मा, क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद बात करते हैं फंगीफॉर्म पैपिला की। अब फंगीफॉर्म पैपिला क्या है? एकदम जो अभी भी अगर मैं जीभ निकालूं तो पिंक वाला रीजन आपको कहां दिख रहा है? आगे की तरफ दिख रहा है। तो फंगीफॉर्म पैपिला, इट इज द पैपिला, इट गिव्स पिंक कलरेशन। अच्छा, मैंने उसमें पिंक बता दिया क्या?
अच्छा, इसमें पिंक नहीं, वो फिलीफॉर्म नहीं, वो फिलीफॉर्म तो बीच वाला हिस्सा है जिसमें पिंकनेस नहीं दिखता, बट इन फंगीफॉर्म पैपिला इट गिव्स पिंक कलरेशन, टू द टंग, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, it consists of taste buds. आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे टंग के ऊपर 3 तरह की पैपिला पाई जाती हैं, दैट इज ऑन द अपर सरफेस। सबसे पीछे की तरफ सर्कमवैलेट पैपिला है, ये 8 से 12 के तादाद में होते हैं, फिलीफॉर्म जो पैपिला है ये स्मॉल कोनिकल इन शेप है और पूरे टंग पे, लगभग पूरे एंटायर सरफेस एरिया पे फैला हुआ है। और जो फंगीफॉर्म पैपिला है ये वो पैपिला है जिसके ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं, रिसेप्टर्स होती हैं, और इन्हीं के वजह से स्वाद जीभ पर पाया जाता है। और फिलीफॉर्म पैपिला दे आर डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, इट इज प्रेजेंट ऑन द ऑलमोस्ट एंटायर सरफेस एरिया, डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, स्मॉल ओवल स्फेरिकल और कोनिकल स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज कोनिकल पैपिला। और फंगीफॉर्म पैपिला के वजह से ही पिंक कलरेशन जीभ को मिलती है और इसी पे स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, अब ये फंगीफॉर्म लिख लिया तो सर्कमवैलेट भी लिख लेते हैं। सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला की बात करें तो इट इज लीस्ट इन नंबर, तादाद में सबसे कम होते हैं, 8 to 12 तादाद में सबसे कम होते हैं। और कितने होते हैं? 8 से 12 होते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट नियर टू सल्कस टर्मिनलिस, इट इज प्रेजेंट नियर टू सल्कस टर्मिनलिस, और सल्कस टर्मिनलिस के बिल्कुल पास मौजूद होता है। डायग्राम में हम देख भी सकते हैं, ये सर्कमवैलेट पैपिला है, वो 8 से 12 के तादाद में होते हैं और ये सल्कस टर्मिनलिस के बिल्कुल करीब होता है। ठीक है, नोट करिए जल्दी। चलिए, तो टंग हो गया। अब अगर पूरे ह्यूमन फेस में अगर मैं बात करूं तो हमने टंग के बारे में सारी बातें जानकारी ले ली, हमने टीथ के बारे में सारी जानकारी ले ली, और हमने बक्कल कैविटी के बारे में इनफैक्ट सारी जानकारियां ले ली हैं। अब इसी बक्कल कैविटी के इर्द गिर्द कुछ लोकेटेड है, उसे हम क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी लार ग्रंथियां। ध्यान से समझिए, अब लार ग्रंथियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, इन हिंदी वी कॉल इट लार ग्रंथियां। अगर ये इंसान है तो ठीक कान के पास एक ग्लैंड होती है, इसे हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। वी कॉल इट पैरोटिड ग्लैंड।
इसकी भी एक डक्ट होती है। ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े के जंक्शन पे यहां पे एक ग्लैंड होती है, इसकी भी अपनी एक डक्ट होती है। और ठीक जीभ के नीचे यहां भी एक ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि, इसकी भी अपनी एक डक्ट होती है। ये सब आके ऐसे मिल रहे होते हैं। सारे डक्ट का नाम आपसे पूछा जाता है, उन सारे डक्ट्स के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान से समझिए। इनके पहले नाम क्या है ये देख लीजिए। इसका नाम है सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। सवाल है कि ऐसा नाम क्यों पड़ा, ऐसा नाम क्यों पड़ा? तो अपर जो जॉ है, अपर जॉ बोन का नाम है मैक्सिला, और मैक्सिला के ठीक नीचे है, और जो लोअर जॉ बोन है उसका नाम है मैंडिबल। इसीलिए इस ग्लैंड का नाम पड़ा सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और जो नीचे वाला ये ग्लैंड दिख रहा है आपको, इसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, तो टंग के नीचे वाला हिस्सा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड। हिंदी में अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। तो अगर ये इंसान एक तरफ देख रहा है, एक तरफ देख रहा है, अगर ये इंसान एक तरफ देख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 ग्रंथियां हमें दिख रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इज 6। 3 जोड़े हैं। अब इससे अगला सवाल जो पूछा जा सकता है कि डेली सिक्रेशन कितनी होती है? तो एक दिन में एक स्वस्थ मनुष्य जितना लार बाहर निकालता है, दैट इज 1 to 1.5 liters. 1 to 1.5 liters of saliva is secreted every day. Now, what should be the pH of saliva? सलाइवा का pH क्या होना चाहिए? pH of saliva. What is the pH of saliva? सलाइवा के pH के बारे में हम बात करें तो सलाइवा का pH है 6.8. 6.8 यानी it is slightly acidic in nature. It is slightly acidic in nature. प्रवृत्ति में हल्का अम्लीय है। प्रवृत्ति में क्या है? ये हल्का अम्लीय है। इट इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। डेली सिक्रीशन अगर सलाइवा के बारे में बात करें, ठीक है। अब जब इतना कर लिया है तो कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि लार बना किससे है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा में 99.5% वाटर होती है, जल होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है, इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है प्रेजेंट, जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। और उस सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टायलिन भी है। P is silent. P is silent here. So it is pronounced टायलिन। इसके अलावा कुछ आयंस भी मौजूद हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, HCO3 माइनस एटसेट्रा के आयंस मौजूद हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो मौजूद हैं। इसके अलावा लार में मौजूद होती है इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी। लार में
इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी मौजूद होती है। इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी मौजूद होती है और साथ ही साथ बहुत कम मात्रा में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड भी, यूरिया एंड यूरिक एसिड भी। मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये सब वो इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं राजेश जी, यश शर्मा, जितने भी लोग अभी लाइव हैं, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आ रहा होगा। डू लाइक एंड शेयर द सेशन, ताकि रोजाना जब हम अपने नॉर्मल सेशन में आए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इस तरीके से समझ के जाएं, पढ़ के जाएं कि हमारी नीट 2022 के लिए हर एक चैप्टर क्लियर होता चले। ठीक है। इसके अलावा इन सलाइवा वी हैव लाइजोजाइम्स, which is an एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जो कि अगर आपके भोजन में, खाने में जीवाणु हुआ तो उसको 99.5% मार गिराएगा। तो इट इज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। इसके अलावा लार में थायोसायनेट के आयंस होते हैं। किसके आयंस होते हैं? थायोसायनेट के। THIOCYANATE, थायोसायनेट के आयंस होते हैं। और ये जो थायोसायनेट के आयंस होते हैं, दीज आर एंटी माइक्रोबियल इन नेचर, मतलब कीटाणुओं के खिलाफ ये हिंसक हो जाते हैं। मतलब अगर आपके भोजन में किसी वजह से किसी माइक्रोब का प्रेजेंस हुआ तो उनको वो मार गिराएंगे। इट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब जाके आपको ये बात समझ में आई होगी, कि चाहे आप रेस्टोरेंट का खाना खाओ, या फिर आप किसी बड़े होटल का खाना खाओ, या फिर अपने घर में बनाए हुए मम्मी बहनों का खाना खाओ, या फिर आप अपने वाइफ के हाथों का बनाया खाना खाओ, खुद के हाथों का बनाया खाना खाओ, या फिर अपने मेड के, अपने दोस्तों के, या फिर लंगर का, किसी मंदिर मस्जिद का, किसी भी दिन कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि खाने में 100% हाइजीन बरती गई। और अगर बरती भी गई तो उस खाने में 0% टॉक्सिसिटी है, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब्स नहीं है, इस बात का दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि दे आर एवरीवेयर, हर जगह वो हैं। तो 100% हाइजीनिक कोई भी नहीं बना सकता, चाहे वो अपनी मां ही क्यों ना हो। हाँ, वो पूरी कोशिश करती हैं, होम फूड इज द बेस्ट फूड, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता, ये हम बात जानते हैं। फिर सवाल ये है कि फिर हम रोज बीमार क्यों नहीं पड़ते? अगर हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, बाजारू खाना खाने लगते हैं, जंक फूड्स लेने लगते हैं, तो कभी कभार ऐसी हालातें हो जाती हैं कि फूड पॉइजनिंग हो जाए, स्टमक पेन होने लगे, फिर कई तरह के एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, दवाइयां लेनी पड़ती है, तब जाके हम ठीक होते हैं। तो सवाल यह है कि रोज हम बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो वजह अब आपके सामने क्लियर होगा कि हमारे लार के अंदर ये जो लाइजोजाइम्स हैं, ये जीवाणुओं को मार गिरा रही हैं। थायोसायनेट के आयंस हैं जो कीटाणुओं को मार गिरा रही हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आयंस है जो ट्रांसपोर्ट के लिए मौजूद है। IgA की एंटीबॉडी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड है, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस भी आप देख ही रहे हो। एक एंजाइम है जिसके वजह से 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बक्कल कैविटी। 30% डाइजेशन ऑफ carbohydrate in buccal cavity, नोट करिए। धीरज कुमार, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। रोशन कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप भी आ जाओ क्लास में, लेट ना करो। सर यस सर, यूरिक एसिड का नहीं पता था, ओके कोई नहीं। Sir, can we use thiocyanate ions as sanitizer? Beta, there are most of the chemicals, because ये सब क्या है? Chemicals ही है ना, रसायन ही है। अगर हम अपने आप को देखें तो we are the most sophisticated chemical factory। एक human body जो है वो सबसे
आप कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, मतलब जो थोड़ी सी चीजों से बदलाव ले ले, जिसके अंदर थोड़ी सी चीजें अगर बदली जाए तो उसके अंदर बदलाव देखी जाए, उसे हम सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड नेचर की लड़की है। सोफिस्टिकेटेड मतलब हल्का सा कुछ बोलो तो बुरा मान जाना। तो मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि अगर इसमें अब एक 30 ml का अल्कोहल किसी को पिला दिया जाए तो उसे नशा हो जाएगा जो नहीं पीता है। वाई? बिकॉज अंदर जाते ही केमिकल लोचा स्टार्ट हो गया, केमिकल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, whether it is related to respiratory system or circulatory system or digestive system, वो ऐसे important enzymes, hormones, chemical substances secrete करती हैं, बनाती हैं, जो तुरंत ही chemical action में involve हो जाते हैं। तो इन चीजों का हमें खासा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वो एलिमेंट से ही बने हैं और एलिमेंट्स का रिएक्शन होता है। अब बहुत सा, अब जैसे पानी इज न्यूट्रल, इसीलिए आप बॉडी के अंदर रखो या बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्कोहल या फिर पेट्रोल, इन सब की बात करो तो खुले हवा में आते ही वो डिसिपेट होने लगते हैं। ऑयल वगैरह को देखो तो ऑयल की तासीर कम होने लगती है। किसी भी अदर लिक्विड सब्सटेंसेस को देखो तो वो एकदम खत्म होने लगता है। भाई उनका जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, वो इधर उधर फ्लक्चुएट होने लगता है। तो थायोसायानेट के आयंस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर आप यूज करते हो तो वो रहेगा ही नहीं। जैसे सैनिटाइजर को तो फिर भी टाइम मिलता है ना, क्योंकि उसके अंदर ग्लिसरीन बेस, इथाइल अल्कोहल, बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो थोड़ा वोलाटाइलिटी उसको प्रदान करे। लेकिन थायोसायानेट वो खुद आयनिक स्टेज में है, तो हाउ विल दे एग्जिस्ट? तो मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में एक बकवास था, कोई बात नहीं, बट ठीक है, क्वेश्चन करते रहो, इसी से सीखोगे, पता चलेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। आप उसका स्टेट तो देखो, वो आयंस हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हो गई। अब सलाइवरी ग्लैंड्स के कौन कौन से डक्ट हैं, ये जो डक्ट है ना, इसकी एक डक्ट दिख रही है, इसकी एक डक्ट दिख रही है, इसकी एक डक्ट दिख रही है, ये सारे मिलके फिर लार निकालते हैं। एक दिन में 1500 ml, 1.5 लीटर्स। तो ये जो 1.5 लीटर लार निकलता है वो किस डक्ट से निकलता है, कौन कितना निकालता है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कितना निकाल रहा है, आउटपुट में कौन ज्यादा निकाल रहा है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। जल्दी से नोट करें। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। डू लाइक एंड शेयर द सेशन गाइज। आप सबका शेयरिंग ही इस क्लास को लाखों तक पहुंचा सकता है। बिकॉज यू ऑल नो कि जिस तरीके से आप यहां पढ़ रहे हो वहां कहीं पढ़ाया नहीं जाता। लाइव अगर मैं एक एनिमेशन लगा दूं यहां पे और बताऊं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो नहीं। जब तक हम समझें और बैकग्राउंड में एक पिक्चर नहीं बन रही है तब तक वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि हाँ क्या सही और क्या गलत। आपको फील होना चाहिए कि हाँ ये जो ऐसा है वो ऐसा हो रहा है। हर चीज का एक कारण होता है, तो उस कारण को समझना होगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब हम तीनों ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी लेते हैं। सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, फिर सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा इज सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। अब किन किन चीजों पे हम इन्हें कैरेक्टराइज कर सकते हैं? सबसे पहले लोकेशन इनका, ये प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। उसके बाद उनका साइज, फिर किस डक्ट से वो निकल रहे हैं, फिर उनकी ओपनिंग कहां है, मतलब जो नलिकाएं हैं इनकी ओपनिंग कहां है, ओपनिंग ऑफ डक्ट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सलाइवा कितना
परसेंट निकाल रहे हैं, और कौन सा क्रेनियल नर्व इन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इंडिविजुअली सबके लिए जान लेंगे, तब हमारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इंक सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन इस बार, है ना। लोकेशन कहां होता है? लोकेशन नियर ईयर्स या ईयरबड्स। जो ईयरबड्स है ना, ये ईयरबड्स के ठीक पास होते हैं, तो नियर ईयरबड्स। सब मैक्सिलरी एंड सब मंडिबुलर ग्लैंड कहां होता है? एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। और सबलिंगुअल जो ग्लैंड है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इट इज बिलो द टंग या बिलो द टंग नहीं लिखो, बिलो द म्यूकोजल लेयर। रीजन वो टंग के नीचे ही, बिलो द टंग अंडर म्यूकोजल लेयर, हाँ ऐसे ही लिखते हैं, बिलो द टंग अंडर म्यूकोजल लेयर। ज्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, बिलो द टंग, बिलो द, थोड़ा शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा ना, जगह भी नहीं होगा वरना। बिलो द टंग अंडर म्यूकोजा। अब जिसे म्यूकोजा नहीं पता उसको ये मैं बताना चाहूंगा कि माउथ से लेके एनस तक एक ही नली है जिसे हम आहार नाल या एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। उस एलिमेंट्री कनाल के जो लेयर्स हैं, जो सतह हैं, अगर आप उसे काटो ना, एक एक करके काटो, मतलब एक एक करके मतलब ऐसे एक पाइप है उसको काटिएगा तो मोटापा उसका दिखेगा ना, तो उसको अलग अलग करोगे तो 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाले को सेरोसा कहते हैं, उसके बाद वाला एक मस्क्यूलर लेयर है उसे हम मस्क्यूलरिस कहते हैं, उसके बाद सब म्यूकोजल लेयर है, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसे हम म्यूकोजा कहते हैं। सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? म्यूकोजा कहते हैं। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो प्रेजेंट है वो टंग के नीचे प्रेजेंट है, म्यूकोजा के ठीक अंडर म्यूकोजा, मतलब सब म्यूकोजल लेयर में वो प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? सब म्यूकोजल लेयर में। तो बिलो म्यूकोजा मतलब कौन है? सब म्यूकोजा। सबसे ऊपर सेरोसा, फिर मस्क्यूलरिस, फिर सब म्यूकोजा, फिर म्यूकोजा। तो जीभ के नीचे है, जीभ के नीचे है, लेकिन म्यूकोजल लेयर जो है जिससे म्यूकस निकलता है, चिपचिपापन जो सब्सटेंस है जिससे भोजन आसानी से नीचे उतरता है, तो जो म्यूकस है जिस लेयर से निकलता है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा। तो उस म्यूकोजल लेयर के ठीक नीचे सब म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट होती है ये ग्लैंड। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यश शर्मा, लोअर जॉ आप कह सकते हो, बिलो द टंग अंडर म्यूकोजा, और ये जो एरिया होगा वो लोअर जॉ है ना, बिलो लोअर जॉ भी आप कह सकते हो, नीचे वाले जबड़े के बिल्कुल पास होता है। अब अगर साइज के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, ये मीडियम साइज्ड होता है, ये मीडियम साइज्ड होता है, और ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट। उसके बाद अगर इनके डक्ट के बारे में बात करूं तो इस डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट, इसके डक्ट का नाम है स्टेंसन्स डक्ट। स्टेंसन डक्ट कहां था? ये स्टेंसन डक्ट है, दिस इज स्टेंसन्स डक्ट, दिस इज स्टेंसन्स डक्ट। ठीक है, ये जो डक्ट आपको दिख रहा है इस डक्ट का नाम है वार्टन्स डक्ट, WHARTON', वार्टन्स डक्ट।
ठीक है, और ये जो डक्ट आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ रेवेनस, डक्ट ऑफ रेवेनस, डक्ट ऑफ रेवेनस। तो यहां पे स्टेंसन्स डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट एंड डक्ट ऑफ रेवेनस। डक्ट ऑफ रेवेनस। इज इट क्लियर? चमका सभी को? इसकी ओपनिंग कहां है? इस स्टेंसन डक्ट की ओपनिंग कहां है? स्टेंसन डक्ट की ओपनिंग कहां है आपसे पूछेगा। तो स्टेंसन डक्ट की जो ओपनिंग है इट इज इन वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ, जो ऊपर वाला ट बोलते हो ना, ट, उसके वेस्टिब्यूल में इसका डक्ट खुलता है। इन वेस्टिब्यूल ऑफ अपर जॉ। बात करें हम सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, बात करें अगर हम सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, इसकी और इसकी, तो जो नीचे वाले इंसाइजर्स हैं, जो नीचे वाले इंसाइजर्स हैं ठीक उसके नीचे बिहाइंड लोअर इंसाइजर्स, इसका जो ओपनिंग है वो कहां है? बिहाइंड लोअर इंसाइजर्स। ठीक है, नोट कर लिया। अब ये बताइए जो नीचे वाली जो सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट है, डक्ट ऑफ रेवेनस, वो कहां से निकलती है? तो फ्रॉम द बक्कोफेरिंगियल कैविटी, जो अंदर वाली ये जो कैविटी है ना, बक्कोफेरिंगियल कैविटी, वहीं से इसकी ओपनिंग होती है। ध्यान रखिएगा, जो वो नलिका निकलती है, जो डक्ट ऑफ रेवेनस निकलती है, वो जो टंग का डॉर्सल साइड क्या है? डॉर्सल मतलब पीठ वाला, और वेंट्रल साइड, तो वेंट्रल हो गया नीचे वाला है। तो वेंट्रल साइड जो बक्कोफेरिंगियल कैविटी में निकल रही है, वहीं से उसका ओपनिंग है। तो यहां आप क्या लिखोगे? बक्कोफेरिंगियल कैविटी। इसकी ओपनिंग कहां से है? बक्कोफेरिंगियल कैविटी। बक्कोफेरिंगियल कैविटी। अब बचा कि सलाइवा कौन कितना निकालता है? तो सलाइवा पैरोटिड ग्लैंड निकालती है 25%। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर सलाइवा निकलता है तो वॉर्टन्स डक्ट से निकलता है, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड वहां से निकलता है, और इसका परसेंटेज कितना होता है? 70%। यानी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में अगर कोई ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है तो वो है सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसका डक्ट वॉर्टन्स डक्ट है। और कितना बचा? 70, ये 25, ये तो बच गया 5%। तो 5% यानी जो लीस्ट सिक्रीशन होती है वो किससे होती है? वो बक्कोफेरिंगियल कैविटी से निकलने वाले रेवेनस डक्ट द्वारा, जो कि सबलिंगुअल ग्लैंड से जुड़ी हुई है, उससे होती है ओनली 5%। नाउ विच क्रेनियल नर्व, कौन सी क्रेनियल नर्व जो है इसे कंट्रोल कर रही है? बताइए राजेश, यश, गौरव। देखिए, पैरोटिड ग्लैंड को कंट्रोल करती है 9th क्रेनियल नर्व। ठीक है, और सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड को कंट्रोल करती है 7th क्रेनियल नर्व, और सबलिंगुअल ग्लैंड को भी 7th क्रेनियल नर्व ही कंट्रोल करती है। 7th क्रेनियल नर्व ही कंट्रोल करती है। तो दिस इज द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा की कंपोजिशन, सलाइवा कहां से निकलती है, किस डक्ट से निकलती है, कहां उनकी लोकेशन है, एंटायर स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन मैंने आज के इस सेशन में आपको कंप्लीट करा दिया। और इसमें कौन सा नर्व कंट्रोल कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीट हो रही है,
कहां से उनकी ओपनिंग है, कौन सी डक्ट है, कौन कितना साइज में बड़ा है, एंटायर इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल रहा है। कितने तरह के पैपिलाज होते हैं, उनके लोकेशन कहां है, उनके स्ट्रक्चर कहां है, उनके फंक्शन क्या है, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, वो भी मैंने बना के दिखाया हुआ है। तो टंग आपकी उसके ऊपर के टेस्ट बर्ड्स, पैपिला, फिलिफॉर्म पैपिला, फंगिफॉर्म पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला, देन एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स इज कंप्लीट। ठीक 5-10 मिनट बाद हम अपने इसके नेक्स्ट लेक्चर पे यानी लेक्चर नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप भी थोड़ा सा पानी पी लें, आराम कर लें, और इसके बाद की इंफॉर्मेशन आपके साथ में तुरंत शेयर करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सबको 6 बजे इसी की क्लास है बेटा, इसकी अगली लेक्चर नंबर 4, तो इससे आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगला जो इवेंट आपको दिख रहा होगा उस इवेंट में तुरंत लॉग इन करें, और तब तक मैं आपसे फिर से मुलाकात करता हूं। उम्मीद है आप सबको ये शो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्रिप्शन बटन दबाना ना भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।